बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तबादला ख्याल और आपको बताते चलें कि सहाफ़त और सियासत का चोली दामन का साथ है और इस चोली दामन के साथ में बहुत सारे ऐसे वाक़यात कभी-कभी रोनमा हो जाते हैं जो नाक़ाबिल फ़रामोश होते हैं, सदियों याद रखे जाते हैं और इस तरह के बहुत सारे वाक़यात आज उन वाक़यात का हम ज़िक्र आपसे करेंगे और आपको बताते चलें कि इसी वाक़ये से मिलती-जुलती कड़ियाँ जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास से मिलती हैं। और इनके बारे में ये मशहूर है कि ये अगर इनसे क्वेश्चन किया जाए, कोई सख्त क्वेश्चन किया जाए, सख्त सवाल किया जाए, जो इनकी तबीयत से इनको नागवार गुज़रे, तो उसके ऊपर ये बड़ा गुस्सा हो जाते हैं और सहाफ़ियों को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। सहाफ़ियों को क्या, अपने ब्यूरोक्रेट्स को गालियाँ देते हैं, सहाफ़ियों को देते हैं, आम लोगों को देते हैं, अपने वर्कर्स को देते हैं। एक्चुअल इनका मामला दरअसल ये है कि ये सेंटोरस में ये एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं। सेंटोरस और इसके साथ-साथ जो कंपनीज़ हैं और ये हर बंदे को अपने मुलाज़िम की तरह ट्रीट करते हैं और ये समझते हैं कि शायद मैं इसको गालियाँ दूँ तो ये इसका मुँह बंद हो जाएगा। आपको बताते चलें कि इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नईम चुग़ताई साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और काफ़ी अरसे से जो है वो सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हैं और बड़े सहाफ़त में बड़े अग्रेसिव माने जाते हैं। नईम चुग़ताई साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी आपने मच। हमें जॉइन किया। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि गुज़श्ता रोज़ एक वाक़या पेश आया जिसमें बल्कि उससे पहले इसकी अगर कड़ी हम मिलाएँ तो ये बताते चलें कि एक जो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन था, मुश्तरका इजलास, उस मुश्तरका इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब बाहर निकल के सहाफ़ियों से बात कर रहे थे और एक आम सा क्वेश्चन हुआ, उसमें कोई इतनी बड़ी बात, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं थी। एक हमारे साथी रिपोर्टर हैं जियो के, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से सवाल किया कि ये बताएँ कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आज करारदाद पेश होनी थी कश्मीर से मुतल्लिक, तो मुश्तरका इजलास बुलाया गया था, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस इजलास में नहीं आए हैं, वज़ीर ख़ारजा जो हैं बिलावल भुट्टो वो भी इस इजलास में नहीं आए हैं, तो इसके ऊपर आपके क्या कमेंट्स हैं? बजाए इसके कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर इसके ऊपर कमेंट करते, उन्होंने उस रिपोर्टर को कहा जी कि आप रा के एजेंट हैं क्या? रा से आपने पैसे पकड़े हुए हैं? तो ये बड़े अचंभे की बात थी। उस रिपोर्टर बेचारे को इतना उन्होंने मतलब रा का एजेंट बना दिया। फिर उसने दूसरे दिन इनसे रब्ता किया कि आप मुझे बताएँ कि आपके पास क्या सबूत हैं कि आपने मुझे रा का एजेंट बनाया है? आपने कहा मैंने रा से पैसे पकड़े हुए हैं। मैंने तो एक क्वेश्चन किया सीधा-सीधा सा। अब वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए था कि इस क्वेश्चन के ऊपर या तो नो कमेंट्स करते या फिर कहते कि किसी और मरहले के ऊपर बात कर लेंगे, बजाय इसके कि आप उसके साथ उलझते। फिर उस रिपोर्टर से मोबाइल भी छीनने की कोशिश की गई और गुज़श्ता रोज़ जो एक वाक़या पेश आया जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने इस रिपोर्टर को नंगी गालियाँ दी हैं। इसके ऊपर नईम चुग़ताई साहब, आप क्या कहेंगे कि एक वज़ीर-ए-आज़म जो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, क्या इस तरह का रवैया रखना चाहिए? बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। देखें, सबसे पहले तो बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं पर्सनली ना सिर्फ इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करता हूँ, बल्कि बड़ा अफ़सोस होता है। मैं कल भी किसी और जगह पे भी ये बात कर रहा था कि इस वक़्त रियासत कश्मीर के लगभग 15 से 17 लाख लोग जो हैं वो ओवरसीज़ में आबाद हैं, बाहर। हुँ, तो मिसाल देते हैं कि एक आदमी अगर अपने कमरे में, जिसका कोलीग जो है वहाँ कोई हिंदू है, कोई बंगाली है या दुनिया के किसी और मुल्क का रहने वाला है, तो वो क्या अपने उस कोलीग को अपने वज़ीर-ए-आज़म की ये वाली ये अल्फाज सुना सकता है या बता सकता है कि ये हमारी रियासत का एक प्रेजेंटेबल चेहरा है या हमें लीड कर रहे हैं इस वक्त और इन्होंने रियासत के वसाइल या मसाइल हल करने हैं और मसला कश्मीर हल करना है। नहीं भाई, ये तो आप ओवरसीज़ की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ का बताऊँ कि ये वाली जो जिस तरह की गालियाँ उन्होंने उस रिपोर्टर को दी हैं, ये आप अपने फैमिली में बैठ के नहीं सुन सकते। मैंने जब वो सोशल मीडिया पे शेयर किया तो मैंने साथ लिखा कि मैं इंतहाई इखलाकी तौर पे शर्मिंदगी का मुझे सामना आया कि मुझे ये शेयर करनी पड़ रही है। इसमें थोड़ा सा स्याक व सबाक पे जाते हुँ, हैं, जैसे आपने अपने इब्तदाइये में भी बताया। देखें, वज़ीर-ए-आज़म हैं जो इस वक़्त आज़ाद कश्मीर के तनवीर इलियास साहब, वो एक बिज़नेस क्लास से आए हैं और एक बिज़नेसमैन हैं। सेंटोरस में उनके हज़ारों मुलाज़मीन हैं, 13 उनकी कंपनीज़ हैं और उनके पास जो मुलाज़मीन हैं उसमें साबिक़ जजेस भी हैं, साबिक़ आर्मी पर्सन्स हैं, आला जगहों पे रहने वाले लोग जो हैं उनके मुलाज़िम हैं। उनको एक आदत है, हुँ, बिजनेसमैन का एक स्टाइल है। उन्होंने बुलाया, सुबह किसी की भी क्लास ले ली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो, तुम हुँ, फारग हो, तुम ये। वो उनको एक आदत बन गई है और अगर आप ये इलेक्शन से पहले से इनको देखें, जब से ये खुद वजीर आजम बने हैं, आप देखें चढ़ोई में ये गए, वहां पे इन्होंने क्या जुबान इस्तेमाल की और बड़ी चौधरी बहुत ही चौधरी यासीन बोल्ड, के खिलाफ। चौधरी यासीन साहब के खिलाफ उनके इलेक्शन के कबल
फिर इन्होंने बाग में कमर जमान साहब को बड़ा हिट किया और बड़ा लताड़ा उनको, बहुत जबरदस्त किस्म का उनको टांट किए वहां पे, और बड़ी ब्लंट लैंग्वेज इसको आप कह सकते हैं, जो कि आमतौर पे हमारी सियासी जो रवायात हैं उनका वो बिल्कुल भी किसी भी सूरत में वो अपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ अकबर को लतीफ अकबर साहब के साथ क्या उन्होंने किया, ब्यूरोक्रेसी के साथ उन्होंने क्या किया, ब्यूरोक्रेट्स को घंटों पैरों बिठा के और बेसिकली इंसल्ट की जाती है। उनके साथ जो लोग रहे हैं उन्होंने बाद में ऑफ द रिकॉर्ड जो गुफ्तगू की है वो अभी तो साफ जरा नई चीजें उस तरह से सामने आ रही, सामने आएंगी तो आप लोग हैरान रह जाएंगे कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो किस तरह की, और ये वही प्राइम उसी जगह पे उसी चेयर पे प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं जिस चेयर पे यहाँ पे इखलाकी लिहाज से सरदार क्यूम साहब, सिकंदर अयाद साहब, इवन देन जितने लोग और गुजरे हैं उनकी बड़ी बुलंद इखलाकी रवायात और सियासी रवायात थी। और अब आ जाते हैं जो ये इन्होंने ब्यूरोक्रेसी कर लिया, सब चीजों से पंगा लेने के बाद अब उन्होंने आखिर में आके जर्नलिस्टों को छेड़ा। और मजे की बात ये कि ये इन्होंने ये समझा कि रियासत के अंदर के जर्नलिस्ट हैं और उनको इस तरह कर लेंगे। ये माजी में भी हमने देखा कि वो कहते हैं कि तुमको आला पार होते तो हम देख लेते, लेकिन मेरे ख्याल में इन्होंने एक बड़ा पिंडोरा बॉक्स अपने सर पे एक वाकया नईम साहब इस तरह का मीरपुर में भी हुआ था। सज्जाद जलाल साहब हमारे दोस्त हैं, जी जी जी, उन्होंने क्वेश्चन किया, उनको कहते हैं जी तुम्हें किसी ने 1000 रुपये दे के भेजा होगा, मतलब बात हो गई है। मतलब देखिए ना, ये को बात करने वाली। अब एक बात है यहाँ पे, ये मेरा एक क्वेश्चन है उस्मान साहब, यही सवाल हम से पिछली 3 हुकूमतों से करते आए कि अगर आप एक जर्नलिस्ट पे ये इल्जाम लगा रहे हैं, इनके इल्जाम की क्या वैल्यू है जी? इन्होंने खुद अपनी हुकूमत में, ये पीटीआई के प्लेटफॉर्म से वजीर आजम है, इनकी वो जमात है, इनका अपना वजीर आजम थे क्यूम नियाजी साहब, और वो जब गए तो इन्होंने स्टेटमेंट दी जी कि वो क्या बातें करता है, आटे की करप्शन में मुलव्वस है। और भाई मुलव्वस थे, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपने खुद ये बात कही तो इट मीन के आपको कोई अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए थी ना उसकी। आपके पास स्टेट में इदारे हैं, आपके पास एहतसाब ब्यूरो है, दीगर लोग, आप खुद ऐसी बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद आपको जब वो कवर करने जाते हैं तो आप मजीद एक नई बात खोल के आ जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इस तरह का रवैया जो है ना, एक वज़ीर आज़म पब्लिक प्रॉपर्टी होता है और कभी भी उनको इस तरह का जो अग्रेसिव रवैया होता है वो इख्तियार नहीं करना चाहिए। ख़ासकर आप जब आपसे इस तरह का क्वेश्चन किया जाए, आप उसको, या तो मैंने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी कहा था कि इनकी जो चेयरमैन है इमरान खान, उनसे हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है। मैं आपके बहुत सारे जर्नलिस्ट उनसे इतना सख्त सवाल करते थे, लेकिन वो हंस के मुस्कुरा के उसका जवाब देते या टाल देते या कुछ भी कहते, उसको कहते यार बस इसको कल देख लेंगे, छड्डो रहने दो, आज ये मौका नहीं है। तो बजाय इसके कि आप उसके ऊपर अग्रेसिव हों, उसको गालियां दें, टालने के बहुत सारे मौके आप उसको छोड़ें। मतलब गाली देना कोई कौन सा बड़ा, इनके लिए तो ये फैशन बन गया है कि ये गाली देंगे और ख़ुद अपने गले में जो है ना वो घंटी बांधने के लिए खुद तैयार होते हैं हर वक्त। देखिए उस्मान भाई, इसमें एक और पहलू भी है। हमारी यही जंग और यही बहस है, और यही जो जर्नलिस्ट हैं वो खुद जर्नलिस्ट कम्युनिटी भी कहती है, मतलब मिसाल देते हैं वज़ीर आज़म ने जैसे मीरपुर में इल्ज़ाम लगाया, या रियासत के अंदर तो वो अक्सर लोगों को कहते हैं तू फलानिया तू पैसे दे दे, तू फलानिया तू पैसे लेता है, फलाने तू पैसे लेता है, तू राह से। प्राइम मिनिस्टर कैसे इस बात को, कल यही जर्नलिस्ट कल खड़ा हो जाएगा और ये कोर्ट में चला जाएगा, तो ये कैसे प्रूव करेंगे प्राइम मिनिस्टर के ये राह से पैसे लेके उसने सवाल किया है? प्राइम मिनिस्टर को ये साबित नहीं करना पड़ेगा जब, तो आप सोच सकते हैं कि कानूनी शक जब अगर इसका कोई रुख इख्तियार होता है और निकलता है तो कितनी बड़ी सुबकी होगी, और वो सुबकी किसी जात की नहीं होगी बल्कि हेड ऑफ द स्टेट जो उस वक्त है, प्राइम मिनिस्टरशिप है, उस पे होगी। ये कितनी बड़ी गैर जिम्मेदार मैं ये देख रहा था कि इंडियन चैनल्स तक ये क्लिप पहुंच चुका है, और एक इंडियन चैनल चला रहा था कि देखें जी जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके वजीर आजम जो उसके हैं, उनकी आप ज़बान सुने, वो साफ़ियों को किस तरह ट्रीट कर रहे हैं और साफ़ियों को किस तरह गालियाँ दी जाती हैं। तो ये रियासती तशख़्ख़ुस जो है वो भी बुरी तरह जो है वो उसका बर्बाद हो रहा है, और उसकी जो है ना बदनामी हो रही है। देखिए उस्मान भाई, इन तनवीर इलियास साहब के मुख्तसर दौरे हुकूमत में मासवाए उनके बुलंदो बांग जो दावे हैं उनको तो छोड़ देना, हवाई अलाना वो एक तरफ रखते हैं हम, वो तो एक अलग रिकॉर्ड बुक बनेगी जब बनेगी। इनके दौरे हुकूमत में जिस तरह का जो इंडिकेशन या जो बेसिक आपके सवाल की रूह है, सिस्टम इस वक्त स्टेक पे लग चुका है, गवर्नेंस आपकी कहीं पे नजर नहीं आ रही, नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बातें प्राइम मिनिस्टर खुद कर रहे हैं। ये जवाब या ये मौका किसने दिया? जब पहले मंगला वाला वाकया हुआ प्राइम मिनिस्टर का, तो जिसको हम 72 साल से अपना वकील कह रहे हैं पाकिस्तान को, उसके प्राइम मिनिस्टर का आजाद कश्मीर की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम किसी सिटिंग गवर्नमेंट ने पुतला जलाया।
इससे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट या नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बात क्या हो सकती है? बात है और वो भी इंडियन चैनल्स ने चलाया। और आजकल के जमाने में ये कहना जी कि कोई दूसरे मुल्क का जराए इब्लाग जो है वो किसी चीज को कैसे उठा लेता है, ये तो सवाल ही आजकल बचकाना रह गया है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और जो चीज नेट पे अवेलेबल आ गई है तो वो फौरी तौर पे कहीं पे भी जा सकती है। उसके बाद पे दर पे ये जो वाकयात हो रहे हैं और ये जो कल का वाकया है, इसके बाद तो आपने देखा है, हम सब ने भी देखा है कि जिस तरह इंडियन चैनल्स प्रोपरगेट कर रहे हैं इस चीज को और नेगेटिव प्रोपरगेट कर रहे हैं, उस सब का जो फर्क है या इम्पैक्ट है वो किस पे पड़ रहा है। और इस सब के पीछे बेसिकली अगर देखा जाए तो एक शख्स जिसका बेसिकली ना खुद मीडिया हैंडलिंग का सही एक्सपीरियंस है, वो खुद बेशक ये क्लेम करते हैं कि मैं मैस कम्युनिकेशन किया हुआ है और जर्नलिज्म पढ़ा हुआ हूँ। बिल्कुल जनाब वज़ीर आज़म आप पढ़े होंगे, लेकिन मीडिया हैंडलिंग भी उसमें एक सब्जेक्ट होता है जो शायद आप नहीं पढ़ पाए कि दूसरी तरफ से इसको कैसे देखना पड़ता है। सहाफ़ी आपसे कुछ भी नहीं मांगते, आप स्टेट के अंदर की बात कर रहे हैं, आप जर्नलिस्ट को सैलरी नहीं देते हैं। मैं आज भी आपके प्रोग्राम से उस्मान भाई ये ऑन रिकॉर्ड रख रहा हूं कि आज प्राइम मिनिस्टर खुद बता दे, मैं चैलेंज करता हूं प्राइम मिनिस्टर को, ये हम पिछले 3 हुकूमतों में करते रहे हैं कि स्टेट के अंदर के कोई 2 जर्नलिस्ट बता दें जिनको अखबारात तनख्वाह देती हूं और उनका कोई बैंक सबूत हो। चूंकि रियासत एक आज़ाद कश्मीर का कानून है कि कानून के मुताबिक जो है मजदूर की सैलरी 25,000 है और हम तो जर्नलिस्ट के लिए 25,000। इनका अपना अखबार था एक एशियन न्यूज, वो बंद हो गया और उसके लोग बेचारे रुल गए, खराब हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्होंने रब्ता किया हमसे कि खुदारा हमें हमारी जो सैलरीज हैं वो रुकी हुई हैं, कितने कितने माह की रुकी हुई हैं, अगर आप तनवीर इलियास अब तक हमारी ये बात पहुंचा दें, वो हमारी सैलरीज अगर रिलीज कर दें। तो वो बेचारे, इनका खुद अपना जो इदारा था उसमें लोग जलील हुए, उनको तनख्वाहें नहीं मिली हैं। तो बाकी आप क्या बात कर रहे हैं? देखिए ये सारे एक बात देखें उस्मान भाई, ये सारे पॉलिटिशियन हो तब या कोई भी मकतब फिक्र है वो लताड़ते हैं मीडिया को, लेकिन आप किसी में से कोई भी, जिस तरह आप लोग एक जमाने में ये सवाल करते थे जी इमाम मस्जिद की कितनी तनख्वाह है या फलां की कितनी तनख्वाह है, आपने कभी किसी ने पूछा या जानने की कोशिश की कि जर्नलिस्ट की कितनी तनख्वाह है, जर्नलिस्ट कितनी सैलरीज पे काम कर रहा है और उसको तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही? तनख्वाह इसलिए नहीं मिल रही कि हुकूमत की जानिब से आया हुआ फंड महकमा और एक मखसूस माफिया जो है वो मिलके खा जाते हैं। जबकि जर्नलिस्ट के लिए हम तनख्वाह की क्या डिमांड रख रहे हैं, मजदूर के बराबर सैलरी मांग रहे हैं। जर्नलिस्ट के लिए आपने कहीं पे तय नहीं की हुई और उसकी तजलील इस तरह जो आप कर रहे हैं, तो आपको किसी सूरत में भी बिल्कुल आप पहले जर्नलिस्ट को खुशहाल करें। पढ़ा लिखा तबका ही नहीं आ रहा आपका, आपके जो ऑब्जेक्शन है वो ये है ना बेसिकली कि जर्नलिस्ट को एथिक्स नहीं है, फलानी है। तो भाई कैसे होंगे एथिक्स जब पढ़ा लिखा तबका आएगा ही नहीं पेशे में, उसको सर्वाइवल के लिए मौका ही नहीं मिलेगा, तो वो किधर जाएगा? वो फिर स्टेट छोड़ जाता है और पीछे बचते हैं जनाब आपके सियासी जो कारकुन है, उनके जो मुंशी हैं जिन्होंने खबर लिखनी होती है वो आ जाते हैं इस पेशे में, दुकानदार आ जाते हैं और पैसे दे के साफी बनते हैं यहाँ पे। तो जो लोग फिर जेन्युइन काम कर रहे हैं वो आपको बुरा लगता है, वरना जनाब वज़ीर आज़म आप कैसे किसी को ये बात कह सकते हैं कि तुम राख एजेंट हो? बिल्कुल आपके पास कोई अखलाकी मॉरली कोई किसी के, आपको ये बात प्रूव करनी पड़ जाए, आप कैसे प्रूव करेंगे? आपने स्टेट का वकार इकदार का जरा बर भी पास नहीं रखा और आप वालिद की तरह है स्टेट के, आप वजीर आजम हैं, आप 42 लाख को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपकी जानिब से ऐसा गैर मुनासिब रवैया मेरे ख्याल में बड़ा अफसोस। बिल्कुल नईम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आज स्पेशल हमने ये इसके हवाले से बात की कि जिस तरह वज़ीर आज़म का रवैया है, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे वो आम पब्लिक हो, चाहे वो इनके ब्यूरोक्रेट्स हों, इनके मुलाजमीन हो, इस तरह का रवैया जो है वो काबिल मज़म्मत है। इसकी जितनी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जाए, इसकी मज़म्मत मतलब मैं समझता हूँ फिर भी कम है, ज़्यादा मज़म्मत करनी चाहिए। वज़ीर आज़म एक पब्लिक प्रॉपर्टी का नाम है और पब्लिक प्रॉपर्टी को इस तरह का बिहेवियर कभी भी ज़ेब नहीं देता है कि वज़ीर आज़म लोगों से इस तरह का रवैया अख्तियार करें, ऐसी गुफ्तगू करें कि जो ज़बान ज़द आम बन जाए, जिससे लोगों की तज़लील हो। और वज़ीर आज़म खुद अपने सामने खुद लोगों में तज़लील बन जाते हैं इस चीज़ की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वज़ीर आज़म भी इस आइंदा हो सकता है कि आइंदा, वो पहली बात तो ये है कि शायद इनका टन्योर जो इतना चले ही ना, जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि ये जी का जाना ठहर गया, सुबह गया कि शाम गया। अब लगता तो यही है हमें, जो सूरत हाल बन रही है, जो हमारे सोर्सेज ज़राए बता रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर ये वज़ीर आज़म होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन इनको कम अज़ कम अपने रवैये में तब्दीली लाना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में मज़ीद कुछ अहम मौज़ूआत के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अपना दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।